नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के प्रश्नों को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज के सेशन में लेकर आए हैं 16 मार्च वाले पेपर का शिफ्ट 3। इसके सभी सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से यूनिक अप्रोच के साथ करने वाले हैं। स्मार्ट तरीका आपको बताया जाएगा जो कि आपके सवालों को लगाने का नज़रिया ही बदल देगा। इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। डेली क्लासेस होती हैं, इन सभी क्लासेस को करिए। आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए वरदान है दोस्तों ये सारे के सारे क्लासेस। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पिछले 2 शिफ्ट आप लोग आराम से कर सकते हैं वहाँ पर। आइए आज के क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। बहुत बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सवाल को लगा ले जाएंगे। दिए गए चित्र में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद की जाती है यानी इंटरसेप्ट की जाती हैं। यदि ई जी AEF का कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है तो EGF का वैल्यू बताना है। यहाँ पर देखिएगा 2 पैरेलल लाइंस है हमारे पास, यहाँ पे AB और CD ये पैरेलल लाइंस है। इनको एक तिर्यक रेखा T काट रही है E पॉइंट पर और F पॉइंट पर। हमें बोला गया कि EG जो है AEF एंगल AEF यानी ये इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है EG, है ना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देना। मतलब ये एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये EG जो है एंगल बाइसेक्टर है। अब आगे पढ़िए, इसमें बोला गया तो EGF निकालना है। अच्छा EGF, एक चीज़ यहाँ पर और बता देना चाहते हैं, इस डायग्राम में एक चीज़ मिसिंग है वो हम यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं। ये जो एंगल दे रखा है ये आपका 70 डिग्री दे रखा है ना। ये जो एंगल दिया है वो 70 डिग्री दिया है और इधर वाला ये जो एंगल है ये 25 डिग्री दिया है दोस्तों। बस यही चीज़ मिसिंग था, इसमें हमने मेंशन कर दिया। अब लगाइए, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है तो कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, जैसे देखिए AB और CD दोनों पैरेलल हैं, एक रेखा काट रही है इनको, तो ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अगर ये 70 है तो ये पूरा एंगल 70 हो जाएगा, टोटल एंगल है ना। ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 70 हो जाएगा और इस 70 को हमें आधा आधा करना है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो आधा आधा करेंगे तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अंदर वाला एंगल ये भी एंगल 35, ये भी एंगल 35, 70 का आधा आधा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए T जो है एक लाइन है, अगर T एक लाइन है तो ये टोटल एंगल आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये बताइए टोटल एंगल जब 180 डिग्री है, उस 180 डिग्री में से 70 और 25, 70 डिग्री ये 25 डिग्री है, 70 और 25 कितना होगा, 95 डिग्री। अगर 95 डिग्री हम माइनस कर दें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, यानी कितना आएगा, यह आ जाएगा 5 और यहाँ पे 17 में से 9 गया तो 8, 9 8 17, ठीक है, 85 डिग्री आ जाएगा। यानी हमारे पास ये जो एंगल है वो 85 डिग्री के बराबर है दोस्तों। हमें पूछा क्या गया था, हमें एंगल ये वाला पूछा गया था, है ना, EGF। तो अब बताइए तीनों कोणों का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल के अंदर। तो 85 + 35 और इसको मान लीजिए x, तो तीनों मिलाकर हमारे पास 180 होना चाहिए। तो x की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। टोटल 180 में से 85 और 35 दोनों को जोड़ के घटा लीजिए। 85 और 35 कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 8 3 11 1 12, 120 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 120 डिग्री, मतलब सीधे सीधे यहाँ से 60 डिग्री के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये तो सिंपल सा प्रश्न है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। 312, 126, 100 और 99 का एवरेज हमें निकालना है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा। तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 4 कर दीजिए क्योंकि 4 ही डाटा है यहाँ पर। तो एक बात देखिए, तो यूनिट डिजिट से तो नहीं लगा सकते क्योंकि लास्ट में सभी के यहाँ पर 5 5 5 5 है, सबके 25 है ना। तो यूनिट डिजिट तो नहीं लग पाएगा। DS लगा सकते हैं क्या, डिजिटल सम, देख लीजिए।
डिजिटल सम बिल्कुल लगाया जा सकता है ना। पहले ऑप्शंस का डीएस निकाल लीजिए। ऑप्शंस के डीएस में अगर देखें तो 7 और 2 9, 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 2 हो गया है ना भाई। एक और एक फिर से जुड़ेगा, 11 का मतलब एक और एक फिर से जुड़ेगा, 2 आएगा। जहाँ 9 हो जाता है उसको ख़त्म कर दीजिए। ये देखिए 9 ख़त्म हो गया। 5 2 7, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब हो गया 1 और 3 यानी कि 4, इसका डीएस 4 आया। इसको देखिए यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, हाँ 6 2 8 1 9, 9 ख़त्म हो गया। 5 5 10, 10 का मतलब 1 हो गया। इसको देखिए नहीं कट रहा है ना, हाँ कट रहा है। 8 1 9, फिर 5 5 10 2 12, 12 का मतलब हो गया 3। सभी ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग आया है, तो हम यहाँ पे इसका डीएस निकाल लेंगे। चलिए सबको जोड़िए। जोड़ने का मतलब इनके डिजिटल सम को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 6, पहले का डीएस 6 आया, प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा है ना, 6 2 8 1 9, तो ये हो गया 9, प्लस 1 0 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा है ना, और प्लस यहाँ पे 9 9 18, 18 का मतलब फिर से 9 हो गया, तो ये आ जाएगा 9। वैसे 9 का मतलब आप 0 समझ लीजिए है ना। डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसको देखिए 9 का मतलब आप 0 ही समझिए, क्योंकि 9 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं है ना। 9 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा देखते आइए। अगर हम ये कहें कि 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा है ना। कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का डीएस कितना होता है, 6 हो जाता है। मतलब इस 9 का तो कोई रोल ही नहीं रहा, 9 का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये 6 तो पहले से है और 6 हमारे पास वही चीज़ आया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस 9 का कोई रोल नहीं है। तो 9 का मतलब 0, इसको ख़त्म कर लीजिए। ऊपर क्या बचा, 6 1 7, तो 7 डिवाइड बाई यहाँ पर 4। अब इसको कैसे करें भाई, नीचे का डीएस हमें 1 बनाना पड़ता है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को हमेशा जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी डिजिटल सम 1 बन पाता है। कैसे, सुनते जाइए। 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 28 का मतलब 2 8 10, और 10 का मतलब 1 है ना। तो ऊपर और नीचे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। इस 7 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ नीचे 4 है इसलिए 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है। तो ये बन गया 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, नीचे तो 1 बन गया। ऊपर कितना होगा, 7 7 49, 7 7 49, 49 का मतलब 9 4 13, या फिर 9 को 0 मान लेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे 4 आ जाएगा। हमारा डिजिटल सम 4 होगा, और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। इसको देखिए दोस्तों, ये भी एवरेज का एक बेहतरीन प्रश्न है। समूह ए में 72 सदस्य 72 मेंबर्स हैं, समूह बी में 12 मेंबर्स हैं, और ग्रुप सी में 87 मेंबर्स हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 404 रुपया है। मतलब ए में कितने हैं, 72 लोग, ठीक है, 72 मेंबर्स हैं। बी में कितने हैं, 12 मेंबर्स हैं, और सी में यहाँ पर 87 मेंबर्स हैं। इन 72 मेंबर्स पर एवरेज कितना खर्चा हुआ, 404 रुपया, यानी हर एक व्यक्ति में 404 रुपया खर्चा हुआ। इन 12 यानी कि बी में कितना, 316 रुपया खर्चा हुआ। तो 12 प्रत्येक 12 के पास यहाँ पे 316 रुपया खर्चा हुआ हर एक मेंबर पे। फिर यहाँ पर 87 पे 424 खर्चा हुआ है ना हर एक मेंबर पे। तो देखिए अब हमें प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि हमें निकालनी है, मतलब सबका निकालना है, हमें सबका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 72 लोग और हर एक लोग पे 404 रुपये खर्चा हो रहा है, तो 72 लोगों पे टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर मल्टीप्लाई करने लग गए तब तो हो गया आपका काम, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा भाई। 72 को 404 से मल्टीप्लाई करना कोई आसान बात थोड़ी है ना। इसलिए यहाँ पर सवाल को आसान बनाने के लिए आपके ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि डिजिटल सम कह रहे हैं यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। तो हम सीधे सीधे इसमें यूनिट डिजिट का प्रयोग करने वाले हैं। कैसे, मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए। 2 चौके 8, पहले का मल्टीप्लाई 8 आई है यूनिट डिजिट। 2 छक्के 12, 2 आ गया, 12 का मतलब 2।
7 चौके 28, 28 का मतलब 8 हो गया। तो सबको हमने जोड़ लिया, सबका पैसा जुड़ गया, उनके यूनिट डिजिट को हमने सिर्फ जोड़ा। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे टोटल, 72, 12 और 87। इसमें भी हम लोग इन सभी को थोड़ी जोड़ेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को। देखिए 2 और 2 4, 4 और 7 हो गया 11, 11 का मतलब सीधे सीधे यूनिट डिजिट 1 आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा रहे हैं, डिजिटल सम नहीं लगा रहे हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये आ गया। ऊपर कितना हुआ बताइए, 8 2 10 8 18, 18 का मतलब यूनिट डिजिट 8 डिवाइड बाई 1 है। अब 1 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिल जाए, तो 8 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें 8 मिलेगा ऊपर में। तो ये बताइए कि 8 ये जो आया है ये आपके आंसर का यूनिट डिजिट है। ये क्या है, आंसर का यूनिट डिजिट, ठीक है, आंसर का यूनिट डिजिट है। अब बताइए आपके आंसर में यूनिट डिजिट 8 कहाँ पर है, इस ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा, और तो कहीं नहीं है 8, है ना। तो क्लियर हो गई होगी बात, अच्छे से आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के दोगुने मान के बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है। ए जो है बी से बोला गया है ना। चलिए लगाते हैं। ए के 75%, तो ए का 75% है ना, ए का 75%, वैसे 75% का मतलब होता है 3/4, यही ना होता है। 75/100 करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक। 160%, तो 160/100, 160/100 अगर काटेंगे हम लोग तो 20 अट्ठे 160 और 20 पंचे 100, है ना। 160/100 होगा तो 20 अट्ठे 160 और 20 पंचे 100, ये हो गया। ये किसके बराबर है, बी के 150%, तो बी का 150% कितना होता है, 3/2, क्योंकि 150/100 करेंगे तो 50 3 150, 50 दूना 100, कितना, 2 गुने मान के बराबर है। तो बी के 150% के 2 गुने मान के बराबर है। 2 से 2 खत्म हो गया। इसको देखिए, 4 से ये 2 बार में ख़त्म होगा, है ना। ऊपर ये भी कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा। अब बी को नीचे ले आइए, तो ए यहाँ है, बी आपका इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा, सब तो कट चुके हैं, यही बस बचा है 2 और 5, 2 नीचे चला जाएगा यहाँ पे। अब आपको पूछा क्या गया है कि ए जो है बी से, तो बी से जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है ना। तो ए का मतलब 5, ये ए का मतलब 5 किससे, बी से, तो बी का मतलब अच्छा अधिक या कम, ठीक ना, अधिक या कम पूछा गया। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो ए जो है कितना ज़्यादा है बताइए, 3 ज़्यादा है भाई, ये 2 है ये 5 है, तो 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है किससे, बी से, और बी की वैल्यू है कितनी 2, तो 3/2, 3/2 का मतलब 150% है ना। 150% ये ज़्यादा है किससे, बी से ए, 150% ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सवाल था, सिंपल सा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। एक ऊपर से खुले घनाभाकार यानी क्यूबॉइडल बक्से का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊपर से खुला हुआ है ना। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर एक क्यूबॉइड का, है ना, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL, ये टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है ना, तो उसका एरिया हमें नहीं लेना है, मतलब उस चीज़ को घटाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जितना कवर है उतने का एरिया चाहिए। ऊपर खुला हुआ है तो ऊपर का एरिया नहीं लेना है। अच्छा, ऊपर कौन आएगा, तो ऊपर आएगा लेंथ और ब्रेड्थ वाला हिस्सा, है ना। ऊपर आता है लेंथ और ब्रेड्थ वाला। ऊपर और नीचे ये वाला एरिया होता है, दोनों किनारे में ये वाला एरिया होता है, तो और आमने और सामने में ये वाला एरिया होता है, क्योंकि क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, है ना। ठीक है, तो एक ठो एरिया हम लोग घटा देंगे, यानी कि L × B ऊपर का घटा देंगे।
बस इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें भी आपको पूरा नहीं सॉल्व करना दोस्तों, है ना। पूरा ये नहीं कि l इंटू बी मल्टीप्लाई करते रह जाएं सब सारा काम छोड़ छाड़ के, है ना, ऐसे नहीं करना है। यूनिट डिजिट लगाइए। आपके ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आप यूनिट डिजिट बिल्कुल बेधड़क लगा सकते हैं। चलिए l इंटू बी करिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सिर्फ यूनिट डिजिट हमें लेना है। तो लेंथ 8 है और ब्रेड्थ यहाँ पे 7 है, तो 8 सत्ते 56 यानी कि 6, 2 को रहने दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट। 8 सत्ते 56 यानी कि 6 प्लस बी इंटू एच, 7 इंटू 2, 7 दूना 14 यानी 4 प्लस एच इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ, तो 2 और 8, 8 दूना 16 यानी कि 6 माइनस एल इंटू बी यानी कि यही चीज़ आएगा, 6 ही बनेगा। तो बस अब देख लीजिए 6 4 10 6 16, है ना। तो यहाँ पे आया कितना बताइए, 6 4 10, 10 6 16, 16 दूना 32, 32 का मतलब यहाँ पर हो गया 2 और माइनस यहाँ पर है 6। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे भाई, इसके पहले कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, तो ये आएगा इससे उधार लेगा, बोरो लेगा, तो ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है यूनिट डिजिट 6, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ से करना चाहें देखिए, तो ये 2 6 गुना है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये 20 हो जाएगा, सॉरी हाँ 6 4 10, 10 दूना 20, ये 20 हो जाएगा और ये 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। तो ये 20 और 12 32, 32 में से 6 घटा लीजिए, 32 में से 6 घटा लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 26 और 26 का यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है ना। कैसे भी आप लोग सोचिए, आपकी मर्जी है, बाकी यहाँ पे बता दिए, पूरा नहीं सॉल्व करना है, याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का कंबाइंड सवाल है दोस्तों, और इसको करने के लिए एक फार्मूला वाला तरीका भी है, एक डायरेक्ट वाला तरीका भी है। दोनों तरीके हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले फार्मूला वाला तरीका सीख लीजिए। फार्मूला वाला तरीका ये कहता है कि जो CP से MP का रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का जो रेशियो होता है, ये होता है 100 माइनस D यानी डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस P यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। ये होता है हमारा। अब इसमें सारी चीज़ें आपको रखनी है, निकालना क्या है, कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ये बताइए। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक है। अगर CP हम लोग 100 मान लें, CP 100 मान लें, तो MP कितना होगा, 180 अधिक होगा, 180% अधिक होगा। तो 100 से 180 अधिक करिए तो 280 हो गया ये, है ना। MP कितना होगा, 280 बराबर, यहाँ होगा 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P, प्रॉफिट कितना है 12% का, तो 100 प्लस 12 112 हो जाएगा ये। बस इसको काटा पीटी करेंगे, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका क्या है, काटना चाहें तो काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपया है। कितना है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर 100 रुपये है। बोला गया कि अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस जो है वो CP से 180% अधिक है। CP 100 है, इसमें 180 बढ़ाएंगे अगर, तो 100 प्लस 180 यानी कि ये 280 हो जाएगा, है ना, 280 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 12% का लाभ भी लेना है, तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी बताइए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी, अगर 100 का कॉस्ट है तो लाभ या फिर हानि जो होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है। 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 12% का लाभ लेगा, यानी कि 100 प्लस 12 112% में बेचेगा, यानी 112 रुपये में बेचेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 112 हो गई। अब हमें डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन। बताइए, मार्क्ड किया था 280, बेच दिया 112 में, कितने का डिस्काउंट हो गया, यहाँ डिस्काउंट देख लीजिए। 280 में से 112 घटाएंगे तो 168 आ जाएगा, और किस पर, मार्क्ड प्राइस पर, है ना। तो मार्क्ड प्राइस है कितना, 280, इतना % हमारा डिस्काउंट आएगा। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। हालांकि सॉल्व करने पे यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाता, समझ पा रहे हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। 0 से आपका 0 1 कट गया, 4 से काट लें, 4 से 7 बार में, अच्छा 7 से पहले काटिए ना, 7 से अगर काटें तो 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 चौके 28,
और यहाँ पे 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 दहाई के 60%, 60% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल पर। अब ये जो सवाल है देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा प्रश्न है। एक दुकानदार ने 100 रुपये प्रति दर्जन की दर से 62 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को 75 की दर से बेच दिया, है ना। बेचा एक वस्तु को 75 के रेट से। तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी बराबर के लिए देखनी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये बताइए कि वो 100 रुपये में 1 दर्जन खरीद रहा है। 100 रुपये में 1 दर्जन खरीद रहा है। 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं, है ना। तो एक ठो कितने में खरीदेगा बताइए। अगर 12 वस्तुएं 100 रुपये में खरीद रहा है तो एक वस्तु खरीदेगा 100/12 रुपये में। ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। और एक वस्तु की सेलिंग प्राइस, प्रत्येक को 75 के दर से बेच रहा है, मतलब एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 75 रुपया है। बस यही था हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो 62 दर्जन खरीदा उससे हमें कोई मतलब नहीं, उस 62 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सीपी और एसपी का हम लोग यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, पता चल जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 4 एक कम 4 और 4 तियाँ 12। ये 3 डिनोमिनेटर का उधर चला जाएगा, तो 1 हो गया ये, और उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, मतलब 1 और 9 का रेशियो आ गया। 1 का खरीदा 9 में बेचा, बताइए कितने की प्रॉफिट? 8 की प्रॉफिट। किस पर? सीपी पर, यानी 1 पर। तो 8/1 % में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई, यानी कि सीधे सीधे 800% का प्रॉफिट ले रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, ये एलसीएम का एकदम नया सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में इस बार के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। एकदम नया सवाल है ये। यदि धनात्मक पूर्णांक ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए और बी का लघुत्तम समावर्त, यानी ए और बी का एलसीएम 24 है, बी और सी का एलसीएम 36 है, और सी और ए का एलसीएम यहाँ पे 72 है। यदि संख्याओं को यथासंभव छोटा लिया जाए, मतलब ए, बी और सी तीनों की मिनिमम वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है, तो ए, बी और सी का सम कितना होगा हमें टोटल निकाल कर बताना है। चलिए देखते हैं। तो ए और बी का अगर एलसीएम देखा जाए, है ना, ए और बी का एलसीएम, ध्यान से एक एक चीज़ समझते जाइएगा। ए और बी का अगर एलसीएम देखा जाए तो ये 24 के बराबर आया, ठीक है ना, ठीक है। ए और बी का एलसीएम 24 है। फिर इसके बाद कह रहा है कि बी और सी का जो एलसीएम है, बी और सी का एलसीएम यहाँ पे कितना है? 36, ठीक। इसके बाद सी और ए का एलसीएम जो है, सी और ए का एलसीएम जो है ये है यहाँ पर 72। अब हमें ए, बी, सी इन तीनों की मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक ना। तो पहले कॉमन चीज़ देखिए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, तो क्या कॉमन आएगा? 12। 12 दूना 24, 12 3 36, दोनों में 12 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे b को 12 ले लेते हैं, ठीक है। b को क्या ले लेते हैं? 12। तो यहाँ पे भी 12 होगा। अब बड़े गौर से सुनिएगा, अगर b 12 है तो a की वैल्यू हम ऐसी क्या लें कि हमें 24 मिले एलसीएम, और a की मिनिमम वैल्यू लेनी है ना। चलिए, तो अगर 1 लेंगे तो 1 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 2 लेंगे तो 2 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, 24 नहीं आएगा। 3 लेंगे तो 3 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, क्योंकि 3 और 12 में यहाँ पे 12 जो है वो दोनों से कट जाएगा, 3 और 12 दोनों से, तो 12 ही एलसीएम आएगा। 4 लेंगे अगर तो भी 12 एलसीएम आएगा। 5 लेंगे तो 5 और 12 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 24 नहीं आएगा। 6 लेंगे तो 6 और 12, 6 कॉमन है इसमें, तो आपका 12 एलसीएम आएगा। इसके बाद 7 लेंगे तो नहीं आ पाएगा 24। 8 लेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम 24 आ जाता है, क्योंकि 12 और 8 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 24 है। यही तो एलसीएम का मतलब होता है। तो ए की वैल्यू मिनिमम यहाँ पर क्या आ गई? अगर बी की वैल्यू मिनिमम 12 ले रहे हैं तो ए की वैल्यू मिनिमम 8 आ रही है। यहाँ पे 12 और 8 का एलसीएम 24 आ जा रहा है। अगर ए की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 8 है तो c की वैल्यू क्या लें कि हमें 72 मिले, है ना। तो ये तो 8 है, मतलब इसमें से 8 अलग करिएगा तो क्या बनेगा? 9 बचेगा, यानी कि c की वैल्यू कितनी होगी? 9 हो जाएगी।
भाई इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, है ना। तो सी की मिनिमम वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी, तब 72 आएगा हमें एलसीएम के तौर पर। तो सी की वैल्यू अगर 9 है तो यहाँ सी की वैल्यू 9 रखिए, क्या हमें 36 मिलेगा? बिल्कुल, 12 और 9 के एलसीएम 36 मिल जाता है। हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया है, यानी गेस किया है। गेस करने के वजह से हमारे यहाँ पर ए, बी और सी तीनों की मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 9 है। तीनों को जोड़ लीजिए, 8 + 12 और +9। तो यहाँ पे 9 8 17 और 12, 17 और 12 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 9 देखते हैं। इस टाइप का सवाल हम आपको कई बार करवा चुके हैं। एक सेल के दौरान 50% माल 16% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 40% हिस्सा 35% के प्रॉफिट में बेचा जाता है और फिर भी बचे हुए माल को 25% के लॉस पे बेचा जाता है। टोटल लाभ कितना होगा, ये हमें निकालना है ना। टोटल माल हम लोग मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। ऐसा समझ लीजिए कि 100 ठो कपड़ा बेचना है ना, 100 ठो कपड़ा बेचना है। इस 100 ठो कपड़े का 50% का मतलब आधा, है ना। तो 100 का 50% यानी कि 100 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 50 कपड़ा। इस 50 कपड़े को 16% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, 16% के प्रॉफिट में बेचा जाता है। आगे सुनिए, शेष माल का, बचे हुए का, ये बताइए कि अगर ये टोटल 100 कपड़ा है, 100 कपड़े में से 50 कपड़े को 16% के प्रॉफिट में बेच दिया तो बचा कितना कपड़ा? 50 कपड़ा ही बचेगा। उस 50 कपड़े का कितना? 40%। बोला है ना, शेष माल का 40%, और 40% का मतलब होता है 2/5 फ्रैक्शन में। इसको तो कितना होगा ये? 5 से 10 बार में 10 दूना 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 कपड़े को 35% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, 35% के प्रॉफिट में बेचा जाता है। फिर भी बचे हुए माल को, अब ये बताइए, 50 20 70, टोटल 100 कपड़ा था, 70 कपड़ा यहाँ हो गया तो बचा कितना कपड़ा? 30 कपड़ा। तो ये जो बचा हुआ माल है यानी कि 30 कपड़ा, उसको हानि पर बेच रहा है, यानी कि लॉस पे बेच रहा है, 25% के लॉस पे। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। अब कुल लाभ या हानि हमें निकालने, मतलब लाभ ही होगा, है ना, ओवरऑल। तो इसमें बस वही वेटेड एवरेज मेथड लगा लीजिए। कैसे? देखिए, 50 कपड़ों पे टोटल फ़ायदा कितना होगा? 50 × 16, 16 पंचे 800%, है ना, यही ना होगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट वाला मेथड भी लगा सकते हैं, बट मत लगाइए, है ना, क्योंकि 0 0 है तो सब कट कुट जाएगा, इसलिए मत लगाइए। या फिर एक काम और कर सकते हैं, देखिए, जो आपका क्वांटिटी है इनका रेशियो ले लीजिए ना भाई। सबसे सिंपल काम यहाँ पर रेशियो ले लीजिए। तो 0 0 0 ख़त्म हो गया, तीनों 0, 10 से कट गया। यहाँ देखिए, 16 पंचे 80, परसेंट को नहीं ले रहे हैं क्योंकि परसेंट लास्ट में लगेगा। ठीक है, 16 पंचे 80 प्लस 35 दूना 70 और माइनस 25 तियाँ 75 हो जाएगा ये। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में टोटल क्वांटिटी 5 2 7 3 10 डिवाइड बाई 10 आपका आएगा। कितना होगा ये देखिए, 8 7 15, 150 माइनस 75 तो 75 ही आएगा। 75/10 यानी 7.5, 7.5% ये पॉजिटिव आया है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, ये वेटेड एवरेज मेथड है, इस तरीके से आप लोग सवालों को लगा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें आपको वही जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। पहले तो ये देखिए, ये 8 आ जाएगा, है ना, ये 8 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व होता है। फिर एक चीज़ बड़े ध्यान से इसको समझते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर ठीक से सारी चीज़ों को नहीं करेंगे तो। इसको देखिए, ये कितना होगा? 6 पंचे 30 1 31, 31/6 हो गया, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 31/6। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 62/10। 62/10 इस डिवीज़न को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो 62/10 यहाँ पर है वो 10/62 हो जाएगा, 10 यहाँ पे 62 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 0.75 का मतलब 3/4 होता है कि नहीं? अच्छा, फिर ये 8 है
1 इंटू 8 8 आ जाएगा। 8 का मतलब यहाँ पे अब ये 8 का मतलब 8/1 लिख सकते हैं। तो इस वाले को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/8 हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, बस इसे को सॉल्व कर लीजिए। भाई ये 8 इंटू 1 मतलब 8 हुआ, तो 8 को हम कहीं 8/1 नहीं लिख सकते हैं, तो डिवाइड में 8/1 है, तो जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये। बस इसे काटा कुटी कर लीजिए, 3 से ये 2 बार में कटेगा, है ना। 31 का डबल 62, ठीक है। 5 से 2 से काट लीजिए 5 बार में, और 2 से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर तो 5 आएगा, ऊपर आएगा 5, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी करेंगे तो 8 चौके 32 दूना 64, 5/64 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़िए। इस एग्ज़ाम में दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी 2026 का एग्ज़ाम है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े बेहतरीन सवाल पूछे गए थे, मतलब तगड़े सवाल पूछे गए थे, है ना। जिनमें से एक सवाल ये भी है हमारे पास, ठीक है। चलिए करते हैं। क्या बोला गया, यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि समीकरण ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, दोनों के मूल उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों के रूट्स कॉमन है। अगर रूट्स कॉमन है तो सब कुछ बराबर होगा। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा, ठीक है। x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कॉमन टर्म, ठीक ना। कॉमन टर्म कह रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 अगर रूट्स कॉमन है, दोनों रूट्स का अगर कॉमन है, एक ठो से काम नहीं चलेगा, दोनों मूल अगर कॉमन है दोनों समीकरण के लिए, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होता है हमारा यहाँ पर कंडीशन। अब a1/a2, x² का कोफिशिएंट a1 होता है, a होता है मतलब, तो पहले इक्वेशन के लिए a1 हो जाएगा। तो यहाँ रखिए a1 कितना होगा, a² - 7a अपॉन a2 कितना होगा, x² का कोफिशिएंट 240, ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू b1 x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई b2 कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ 8 है, तो 8 हो गया इज इक्वल टू c1 यहाँ 12 है, तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई c2 कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a² - 4। अब किसी भी दो इक्वेशन को किसी भी दो टर्म को लेकर बराबर करके a की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, और a की वैल्यू ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो a² - 4 इज इक्वल टू 12 × 8 = 96, है ना। तो a² की वैल्यू 96 और 4 100 हो गया। तो a की वैल्यू, चूँकि a धनात्मक बोला है, तो a की पॉजिटिव वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। √100 का मतलब 10, तो 10 आ गई। अब 10 इसमें रख लीजिए, 10 + 2 12, है ना, मल्टीप्लाई 10 + 3 13 और 10 - 4 6, डबल कट जाएगा 2 बार में, 13 दूना 26 आ गया, 26 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना। सिंप्लीफाई करिए, चलिए देखिए, 30% ऑफ 80, 30% ऑफ 80, परसेंट को हटाते हैं तो 2 जीरो ख़त्म हो जाता है, ये जीरो और ये जीरो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोनों, 3 8 ये हो गया 24, ध्यान से देखते जाएगा, माइनस 4/7 है, 729 का क्यूब रूट 7 होता है ना। तो ये हो गया 4/7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 इंटू 49 का वर्गमूल, ये भी 7 होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 4 × 7 = 28, तो 24 - 28 माइनस का 4। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये 9 का होता है, ठीक ना, 9, हाँ ठीक, यहाँ पर 9 का होता है, 9 का क्यूब होता है ना। मतलब ये यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9, तो 7 से 7 कटा, 9 चौके 36, 24 - 36, 24 माइनस यहाँ पर 36 आ जाएगा, 24 - 36 माइनस का 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 13,
एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो उसे 95 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। कितना आसान सा, कितना लल्लू सा सवाल है ये, है ना। कुछ नहीं करना, देखिए 2 पेज टाइप करने में अगर 40 मिनट लग रहा है तो मतलब 1 पेज टाइप करने में कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा। और उसे 95 पेज टाइप करवाना है तो 95 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 95 का डबल 182 होता है ना, तो 1820 इतना लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं था, ओरली बन जाता है ये सवाल, ठीक है ना। आगे चलिए, इसको देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का ये बढ़िया प्रश्न है ना। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सीढ़ी का आधार 30 डिग्री है, सीढ़ी का आधार दीवार से यहाँ पर 11.5 मीटर दूर है, तो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। चलिए हम तो सीधे सीधे बता सकते हैं ए होगा ऑप्शन नंबर 23, लेकिन कैसे आपको भी सीखना है यहाँ पर, है ना। देखिए ये दीवार है, ठीक है। अब दीवार है तो यहाँ पर ज़मीन भी होगा, इस तरीके से बना लीजिए। ये दीवार के सहारे खड़ी है इस तरीके से, और कितना के एंगल बना रही है यहाँ पर, ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है ना। फिर इसमें बोला गया कि सीढ़ी का आधार दीवार से, ये दीवार है और ये सीढ़ी का आधार है, कितना मीटर है, 11.5 मीटर है, ठीक है। ये दूरी 11.5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। अब हमें बोला गया कि भैया यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई मतलब ये हमें निकालनी है। चलिए आपको बताया गया है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बने तो ये 60 है तो पक्का है कि ये वाला 30 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये 90 है तो 60 30 ये दोनों 90 होने चाहिए। अब यहाँ पे 30 और 60 डिग्री वाले में 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला √3 यूनिट होगा और 90 के सामने वाला 2 यूनिट होगा। एक की वैल्यू यहाँ पे 11.5 मीटर है, हमें पूछा क्या गया है सीढ़ी की लंबाई यानी कि 2 यूनिट। एक की वैल्यू अगर 11.5 11.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। 1 गुना की वैल्यू ये है तो 2 गुना की वैल्यू कितनी होगी, 11.5 का डबल यानी कि 23। सीधे सीधे इमेजिन करके ये सवाल लगाया जा सकता था बिना पेन उठाए, बिना सॉल्व किए, ठीक है ना। और ये तब होगा जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते ही बनेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। 14 प्रश्न अभी तक कर चुके हैं हम लोग। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, एज वाला सवाल है। इस टाइप के सवाल को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, रेशियो मेथड होता है और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कहेंगे इस सवाल को बाई ऑप्शन लगाइएगा, है ना, क्योंकि बाई ऑप्शन बड़ी जल्दी बन जाएगा। क्या कह रहा है, 6 साल बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 6 साल बाद होगी। 6 साल पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 7 गुना बड़ा था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको वर्तमान आयु गया होगा, है ना, ऑप्शंस में वर्तमान आयु दिया गया होगा। इन्हीं ऑप्शंस में से चेक कर लीजिए कौन सा आपके कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। चलिए इसमें बोला 6 साल बाद 3 गुना हो जाएगी। दोनों को 6 साल बढ़ाइए। 50 को 6 साल बढ़ाएंगे 56 होगा, 14 को 6 बढ़ाएंगे 20 होगा। क्या ये इसका 3 गुना हो रहा है, क्योंकि 6 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु को 3 गुना हो जाएगी। क्या 3 गुना हो रहा है, 20 का 3 गुना तो 60 होता है। मतलब पहला ऑप्शन नहीं कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अगर इसको 6 बढ़ाएंगे तो 46 और 6 52 हो जाएगा, और इसको 6 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। क्या 3 गुना हो रहा है, 16 3 तो 48 होता है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ 52 है, 52 को 6 बढ़ाएंगे तो 58 होगा, और यहाँ 16 है, 52 एंड 16, 16 को 6 बढ़ाएंगे तो 22 होगा। क्या 3 गुना हो रहा है, क्या 3 गुना हो रहा है, 22 3 तो 66 होता है। सी ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करके देखिए, 48 में 6 बढ़ाएंगे 52 होगा, सॉरी 54 होगा, है ना, 54 होगा। 12 में 6 बढ़ाएंगे 18 होगा। देख लीजिए 18 का जस्ट 3 गुना हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जा रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन सवालों को लगाना सीखिए, है ना। ये नहीं कि हर बार सॉल्व करने लग जाए, और सॉल्व करते समय तो फिर भाई टाइम तो लगना ही लगना है, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आप चाहे कितना भी शॉर्ट मेथड लगाएं, लेकिन बाई ऑप्शन अगर आप करते हैं, चीज़ों को सिर्फ देख के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सवाल बहुत जल्दी बनते हैं। ये सेशन
यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और इस शिफ्ट 3 के जो बाकी बचे हुए 15 सवाल हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। इस सेशन में हमने 15 बेहतरीन सवालों को किया है। वीडियो उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो। इस चैनल पे डेली आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। रेलवे ही नहीं, इन क्लासेस को आप लोग और सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।